ऑपरेशन की बातें की जा रही हैं, आपको लगता है कि इससे चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी, जो थोड़ी बहुत खला रह गई थी वो भी पुर हो जाएगी? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रद्दुल फसाद जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है उसमें जो कमी थी उसको पूरा करेगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमने ये लड़ाई शुरू की थी, शहरों से अलकायदा के फाइटर्स ख़त्म किए, फिर हमने फाटा की एजेंसियों को क्लियर किया, स्वात को क्लियर किया, फिर हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान को क्लियर किया, कराची में अमन लाए, बलूचिस्तान में अमन लाए। लेकिन ये दहशतगर्दी का जो जिन है ये बड़ा मजबूत था, इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो रद्दुल फसाद के ज़रिए अब हो ये रहा है कि पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस हासिल करके और जो मुकामी कोर हेडक्वार्टर्स हैं वो उसको गाइड करेंगी। मेरी कल चंद एक दोस्तों से मुल्तान में, बहालपुर में बात हुई, वो बड़ी गहराई में जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पंजाब में दहशतगर्दी की जड़ें हैं और फिर पुलिस रेंजर्स मिलकर वहाँ पर ऑपरेशन करेंगी। इससे होगा ये कि जो बिल्कुल स्लीपर सेल या जहाँ से इनको मदद मिलती थी वो ख़त्म हो जाएगी। गो के एक आधा इसमें मसला है, कई लोग कहते हैं जनाब पंजाब में तो दहशतगर्दी की जड़ें जो हैं वो मुकामी सियासतदानों से मिलती हैं, तो क्या रेंजर्स जो है वो जंग में या चिन्योट में ऑपरेशन करेगी तो सिर्फ दहशतगर्दों को पकड़ेगी या उन सियासी लीडरों तक जाएगी जो दहशतगर्दों की मदद करते हैं? क्योंकि ये तो वो कराची वाले चैलेंजेस हो गए ना, और उसके बाद कराची वाले चैलेंजेस के ऊपर आपने देखा भी सिंध हुकूमत और वफाक में ठनी रही। यहाँ तो पंजाब की हुकूमत और वफाक, यानी अभी तो फिलहाल एटलीस्ट 1 साल के लिए या अभी के लिए वही जमात है, वफाक में भी वही जमात है, सूबे के अंदर भी वही जमात है। यहाँ भी क्या उस तरह की चपकलिश जन्म ले सकती है जिस तरह सिंध और वफाक में होती है कराची में रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो तो दहशतगर्द हमें नज़र आ रहे थे, उनके बड़े बड़े ठिकाने थे, सेंटर्स थे, हमने उनको तबाह करके रख दिया है। लेकिन अब बहस यही होती है कि जनाब आपने छोटे लोगों को तो पकड़ लिया कराची में, वो MQM के वर्कर जिन्होंने दहशतगर्दी की थी, रॉ से पैसा लिया था, लेकिन क्या MQM के लीडर जो है थे इसमें मुलव्वस नहीं थे? क्या पीपल्स पार्टी ने जो बड़ी करप्शन की उनके लीडर मुलव्वस नहीं थे? उनको तो आपने हाथ नहीं लगाया। किसी हद तक ये बात लोगों की जायज़ है। आप इस फ्रंट पर भी तो चले ना। और इसके बाद फिर और भी चीज़ें हैं, हमारा जो अदालती निज़ाम है, क्या उसमें हम दहशतगर्दों को सही सज़ाएं वक्त पर दिलवा सकते हैं? उसमें भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जबकि हमने अपनी ज़मीन को दहशतगर्दों से बड़ी हद तक साफ़ कर लिया है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, आप मुकाबला करें पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से, इराक़ से, सीरिया से, लीबिया से और कई इस्लामी मुल्कों से, जिस कामयाबी के साथ आपने दहशतगर्दी की जंग जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं वो और बड़े कम मुल्कों में हुआ है। और याद रखिएगा ये हमने बड़े कम पैसों से, वो कि बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ ये फतेह हम हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं जनाब अगर आपने जहन तब्दील नहीं किए, हालात तब्दील नहीं की, गवर्नेंस ठीक नहीं की, तो लोग मजबूरी से दोबारा वापस इन्हीं लोगों के पास जाएंगे। अफ़गानिस्तान में एक वजह कि लोग तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं हैं और बहुत बड़ा हिस्सा अफ़गानिस्तान का तालिबान में कंट्रोल में है कि वो शाम के वक़्त अपने मुकामी कह लें जो लोग उन पर जुल्म ज़्यादती करते हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसलों के लिए वहाँ आपकी तालिबान की अदालतों में जाते हैं, जहाँ के फौरी तौर पर उनको इंसाफ मिल जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम सियासी मसाहलत से बालातर होकर मुल्क में न सिर्फ दहशतगर्दी को ख़त्म करें बल्कि उस सोच को ख़त्म करें। मसलहत ही तो हमेशा आड़े आ जाती है। माजरत के साथ नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये जहनी तब्दीली, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर मौजूद हेट के हवाले से जितने भी जो शिक थी, 20 शिकों के अंदर से आज कितनी शिकें इंप्लीमेंट हो गई। आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा हुआ, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी, कौम ये सोच रही थी कि अब तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान के बारे में जनरल राहील शरीफ को ही कहना पड़ता था कि सियासी तरफ से कुछ कोताहियां या हुकूमतों की तरफ से कुछ ना कुछ लूप होल्स छोड़े जा रहे हैं। तो आप लूप होल्स छोड़ेंगे, एक बार फिर कोई सानहा होगा, उसके बाद फिर अज़म दोहराएंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा? राहील शरीफ की जब तारीफ करते हैं, आर्मी के ऑपरेशन की जब तारीफ करते हैं, तो फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि जनाब अगर आप आ ही गए हैं तो इस काम को पूरा करें। क्यों नहीं आप उन लोगों तक पहुंच रहे जो इन दहशतगर्दों की इमदाद कर रहे हैं? जैसे मैं बार बार कहता हूं, लेकिन ये फौज का काम या रेंजर्स का काम है नहीं। ये दरअसल सियासी जो क़यादत है
उसकी जिम्मेदारी है, ये हमारे मजहबी लीडरों की जिम्मेदारी है, हमारे उलमा की, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ पहले की निस्बत हालात बहुत बदली हुए हैं। मैं खुद हुकूमत में रहा हूँ और मुझे याद है 2001 में हमें कितनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता था। उसकी निस्बत एक जहनी तब्दीली आई है। आज पाकिस्तान का कोई आदमी भी, खा तालिबान हो, किसी नाम से दहशत गर्दी हो, खा वो जमातें हमारे दुश्मन मुल्कों के ख़िलाफ़ हों, कोई आदमी अभी किसी दहशत गर्दी की या दहशत गर्दी करने वाली जमात की इस वक्त हमायत नहीं कर रहा, ना हुकूमत कर रही। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। इसी तरह हमारे मीडिया में भी मैं समझता हूँ बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन हमारी अभी ये सियासी सोच में तब्दीली की ज़रूरत है कि हम वो राहें बंद करें जहाँ से शिद्दत पसंदी की सोच परवान चढ़ती थी, और माशरे में गवर्नेंस का निज़ाम एक ऐसा कायम करें जहाँ पर किसी आदमी को इंसाफ के लिए दहशत गर्द या किसी और तंजीम के पास ना जाना पड़े, हुकूमत लोगों को इंसाफ मुहैया करे। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी है और जिस तरह मरहलावार हम जा रहे हैं उससे हमें हिम्मत आनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं देखता हूँ, जब कभी दहशत गर्दी का वाक़या होता है, मैं वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया, पुलिस को, जो लोकल चौकीदार हैं, आप देखिए लोग इस वक्त दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपने सीने सामने ला के लड़ रहे हैं। आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, आपके कांस्टेबल शहीद हो रहे हैं। इसलिए अब ये जो जिसे कहते हैं द बैलेंस हैज़ टिल्टेड, अब हम पीछे नहीं जा रहे, अब हम दहशत गर्दों को दीवार से लगा रहे हैं, और जिसे कहते हैं टेनिस में एडवांटेज जो है वो हुकूमत और ये फौजी इदारों का एडवांटेज है, इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह ये हम बार बार लोगों को समझना चाहिए कि CPEC की वजह से, चाइना की वजह से, हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान से मुखालफत है, उनका जो अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल है, इन तमाम चीज़ों की वजह से इस खित्ते में दहशत गर्दी मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी। जैसे श्रीलंका में वो गए, उन्होंने तामिल को ख़त्म किया और मुल्क में इसको अमन है। हमारे यहाँ तो ये सारे लोग मिले हुए थे सोसाइटीज़ में, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ जिस खालिद साहब अगर मिले हुए बहुत थे हो जाएगी। तो इनको सेपरेट करना होगा ना, सेग्रीगेट करना होगा, क्योंकि अगर सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो फिर बुरे को अच्छे से किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और जब रेफ्यूजीज को वापस भेजने की बात आती है, क्योंकि अब कोई जवाब नहीं बनता रेफ्यूजीज का पाकिस्तान में रहना, अफगानिस्तान में हालात बेहतर है, साजगार है, वहाँ वापस जाया जा सकता है, तो जब रेफ्यूजीज को वापस भेजने की बात आती है तो हमारे ही यहाँ हुकूमत के कुछ इत्तेहादियों की तरफ से, जिनमें अचकज़ई साहब भी मौजूद है, उनकी तरफ से आवाज उठाई जाती है कि जी रेफ्यूजीज को बाहर भेजना गलत है। फिर कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो आगे सेंसस होने जा रहे हैं, मरदमशुमारी होने जा रही है, उसके अंदर कहते हैं कि जी बलोचिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन रेफ्यूजीज को शामिल किया जाए। जब इस तरह की आवाजें उठेंगी सियासतदानों की तरफ से, तो फिर किधर का जो है इत्तेहाद हम शो कर सकेंगे, किधर का डिफरेंशिएट कर सकेंगे हम लोग। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, हमें पाकिस्तान में हर आदमी को, पाकिस्तान की हुकूमत को समझ जाइए कि आने वाले दिनों तक इस खित्ते में हमारा एक मुकाबला या मुज़ाहमत हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से रहेगी। हमें इस तरह अपने हालात को चलाना है और चला सकते हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया हमारी इकानमी की तारीफ़ कर रही है, बावजूद इसके ये चैलेंज मौजूद है। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ, जैसे मैंने कहा, हमें एक अमलियत पसंदी के साथ और एक नरमी के साथ मामले करने पड़ेंगे। मसलन जो तजारत है, हमें अफ़गानिस्तान को बताना पड़ेगा कि जनाब ये तजारत उसी सूरत में होगी जब हम दोनों मिलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में एक दूसरे की मदद करें, वरना तजारत नहीं होगी। अब देखिए, इससे हमें भी नुकसान है, ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान को है। और जो फ़ौज की तरफ से या हुकूमत की तरफ से तजारत पर पाबंदी लगी है, वो इसलिए लगी है कि जनाब होता यही था कि हम आपकी बात मान जाते हैं, रेफ्यूजी तो कुछ नहीं कहते, आप फिर हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं। तो वी ऑल्सो नीड टू प्ले हार्ड बॉल। ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, जी ब्रेक की तरफ जाना है। वापस आएंगे, शो को कंटिन्यू करेंगे, और जहां सियासी जो रवैया है उसकी बात कर रहे हैं, तो जरा सियासत की बात करेंगे कुछ, और बात करेंगे पैनामा केस के हवाले से। फैसला महफूज हो गया है, क्या कौम महफूज हो गई या नहीं? ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले सियासत की बात की, और सियासत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। फिलहाल तमाम सियासतदान, तमाम बड़ी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में नजर आते थे, लेकिन थर्सडे को जब ये फैसला महफूज होने की बात आई, कल जब ये फैसला महफूज होने की बात आई, तो उसके बाद फिर दिल की धड़कनें और तेज हो गई अवाम की भी कि आखिर फैसला होगा क्या, ऐसे में कानूनी तौर पर क्या होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें शो में कॉल पर ज्वाइन किया है बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ने। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, कल फैसला महफूज कर लिया गया, पाकिस्तानी अवाम सोच रहे हैं कि फैसला तो महफूज हो गया है, क्या पाकिस्तानी अवाम करप्शन से महफूज हो जाएगी या नहीं होगी? कानूनी तौर पर आप इस केस को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं, किस सिमत में जाता हुआ देखते हैं? जी बिल्कुल, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या ये करप्शन से हमें निजात मिलेगी कि नहीं, क्योंकि इसका केस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो हो सकते हैं करप्शन को खत्म करने में, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फैसला क्या होगा, क्योंकि